गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये बात भी करनी है कि कल का जो पूरा दिन था, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के बल्कि बिलखुसूस अगर हम इस रीजन की बात करें, इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात करें, पंजाब की बात करें, तो खासी तबाही मचाई है बारिश ने। हम उसकी बात जरूर करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये बात भी करनी है कि रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएट करें, क्योंकि कल हम इस पर सोशल मीडिया पर भी बात कर रहे थे। सो आज हमने सोचा कि प्रोग्राम के आगाज में भी इस पर बात करें। हमने क्या देखा है, फाइन, अगर कहीं पर कोई सिचुएशन ऐसी हुई है जहां पर पानी खड़ा है, कहीं पर सिचुएशन ऐसी हुई है जहां पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है, कहीं पर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, इट्स गुड कि आप उसे रिपोर्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पैनिक क्रिएट करें। कल पूरा दिन जिस तरह से हमने देखा, एक डिवीजन सबीन क्रिएट की जाती रही, मुझे तो पूरा दिन ऐसे ही लगा। अच्छा, कुदरती जो आफत होती है ना, वो ये नहीं देखती कि अच्छा ये केपी है, अच्छा ये इस्लामाबाद है, अच्छा यहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टी है। कुदरती आफत ये नहीं देखती, बारिश ये नहीं देखती है। सो कल जिस तरीके से हमने सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को ये डिवीजन क्रिएट करते देखा, मैं उनसे ये बात जरूर करूंगा, बल्कि सवाल करूंगा कि व्हाट यू वांट और क्या करते रहे आप। रिस्पॉन्सिबल कंटेंट का मतलब ये होता है कि आप लोगों को बता रहे होते हैं, सजेस्ट करते हैं कि अच्छा यहाँ पर ना जाएं, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, आप अपने कंटेंट से उनको बता रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है। कई जगह ऐसी जहां पर पानी कुछ देर खड़ा भी था। मैं ये नहीं कह रहा कि मसला नहीं था, बिल्कुल था मसला, कुदरती आफत है जिस तरह से बारिशें हो रही हैं, बट बहुत सी जगह ऐसी थी जहां पर पानी अगर नहीं भी खड़ा कुछ देर बाद, तो वहां पर भी अभी तक वही वीडियोस चल रही थी। एट द सेम टाइम जहां जहां पर नुकसान हुआ है, बहुत दुख, बहुत अफसोस, और हमें एक अलार्म के तौर पे इसको समझना चाहिए कि वे आर वी हेडिंग टू, और हमें क्या करना है। और ये बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अहम बातें की हैं प्रोग्राम के शुरू में शुएब, क्योंकि वाकई हमने फेक वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी हैं, कोई पिछले साल की, कोई किसी और मुल्क की। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन क्या शेयर कर रहा है, और किसी ने तस्दीक करने भी कोशिश नहीं की कि ये जगह यहाँ की नहीं है, ये जगह कहीं और की है। लेकिन ठीक है, पानी ज़रूर था, और जाहिर सी बात है कि बारिश है, तो ऑब्वियसली जितनी मुसलसल बारिश हम देख रहे थे उस परस्पेक्टिव से देखा जाए तो वाकई जो कुदरती आफात होती हैं उनको थामना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एट द सेम टाइम अपनी जिम्मेदारियों को हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से हमने एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है, किस तरीके से हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो पैनिक में ना आए, बल्कि हम सब ने होशो हवास में रहकर एक दूसरे को हमने सेव करना है, एक दूसरे को हमने बचाना है, एक दूसरे की हमने सपोर्ट करनी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए जी, ये तो हमने बात कर ली। एट द सेम टाइम और जिम्मेदारियां जो आती हैं वो कि ट्रैवल ना करें, बिल्कुल ना करें, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। रोड्स की सिचुएशन ज़रूर करें अगर आपको जाना भी पड़ रहा है तो ये क्योंकि अब ये जो मॉनसून है, ये सबको पता है शुएब के इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल। अगर बारिश प्रिडिक्टेड नहीं भी है तो यू नेवर नो कि कब बारिश हो जाए। एब्सोल्युटली, आइसोलेटेड रेन शावर्स होते हैं, उसका पता नहीं होता। प्लस थोड़ी सी बात हम इस पे ये भी करते हैं कि जब मुसलसल स्लो रेन होती है, उसके बाद अगर तेज बारिश हो जाए तो फिर बिलखुसूस जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे खतरा ज्यादा होता है, जो कि जमीन नर्म होती है, लैंड स्लाइडिंग का खतरा ज्यादा होता है। हमने कल मरी की तरफ से भी ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी हैं। सो बहुत से इलाके ऐसे जहाँ पे बहुत से लोग मुतासर हुए हैं, तो एक तो है कि लोगों की मदद करें। वो सोशल मीडिया वॉरियर्स बनने की जरूरत नहीं होती वहां पर, बस आपने जी वहां पर अपना फर्ज अदा कर दे, वीडियो शेयर करके पैनिक क्रिएट करके। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज, अगर नियर बाय कोई ऐसी सिचुएशन है तो वहां पर जाकर सपोर्ट किया करें, मदद किया करें, गाइड किया करें। एट द सेम टाइम वो तमाम स्टेप्स लें जो कि हमें क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए लेने चाहिए। एज एन इंडिविजुअल, एज अ नेशन, हमें वो स्टेप्स लेने हैं। वो स्टेप्स हम नहीं ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज और जो मैं मेंशन करना, जो मैंने कल देखी, बारिश का मौसम है और जाहिर सी बात है हर कोई अपने रोजगार के लिए बाहर निकलता है। किसी का दिल नहीं करता कि बाहर एक तूफान आया और बाइक निकाले और उसके बाद वो उसको चलाना शुरू कर दे रोड पे। हर कोई अपने रोजगार के लिए निकलता है। मैंने जो कल देखा वो ये कि गाड़ियों वालों की बेहिसी, कि बाइक वाला अगर जा रहा है उसको जाने दे दें। एक तूफान है, इतनी मुश्किल में वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, या किसी भी सिलसिले में कोई बाहर निकला हुआ है, आप एक सेफ स्पेस में बैठे हुए हैं, आप एक प्रोटेक्टेड जगह के अंदर बैठे हुए हैं, आपने अपना एसी भी ऑन किया हुआ है, आप अपना हीटर भी ऑन कर सकते हैं, आपके ऊपर बारिश के कतरे भी नहीं पड़ रहे, वाइपर से आपकी विंडो है वो बार बार क्लियर हो रही है। बट हम ये क्यों भूल जाते हैं कि दूसरों का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे हॉर्न देंगे, ऐसे कट लगाएंगे, मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि वो 1 मिनट की दूरी जिससे आप अपने आप को भी रिस्क में डालते हैं, दूसरे की जान को भी रिस्क में डालते हैं,
उस 1 मिनट में आपने क्या कर लेना होता है? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये हमारी फ्रस्ट्रेशन है जो कि रोड पे जाके निकल रही होती है, या हमें समझ नहीं आ रही होती और हमें होता है कि अच्छा अगले को हम बाईपास कर सकते हैं इस तरीके से, अगले को हम वीक समझते हैं और अपने आप को हमने जहां पर हम सुपीरियर दिखा सकते हैं हमने दिखाना है कि भाई यू हैव अ बाइक एंड वी ओन अ कार, और उसके बाद आप ओवरटेक करते हुए गुजरेंगे और जगह नहीं देंगे किसी को। ये मुआशरे के तौर पे अगर हम देखें ना तो ये थोड़ी बेहिसी नजर आती है जो नहीं होनी चाहिए। प्लीज एहसास अपने अंदर रखें, कोई बात नहीं, आप 1 मिनट लेट चलें, आप 10 मिनट भी लेट हो जाएंगे तो ऐसी कोई बात नहीं, कुछ हो नहीं जाएगा। और सिर्फ यही सिचुएशन हम गाहे बगाहे देखते हैं। सबीन, आपने तो कहा ना एज ए सोसाइटी एज ए नेशन ये हमारा रवैया, लेकिन मैं इसमें जरूर ऐड करूंगा ये हमारी अपने अंदर पर्सनालिटी में इनबिल्ट होता है। ये जो तेजी होती है ना, अच्छा सिग्नल तोड़ देना, जल्दी में निकल जाना, एहसास ना करना आसपास के लोगों का, बस जल्दी है। हालांकि आप समटाइम्स वक्त पर निकले भी होते हैं घर से, बट स्टिल आप जल्दी में जा रहे होते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी के अंदर होता है। प्लीज इस फ्लॉ को दुरुस्त करें। अच्छा, इसमें भी बस ये बात है कि ऐड कर लेते हैं कि जब भी, जैसा सभी ने बाइक वालों का कहा कि उनका ख्याल रखना है, तो जब भी कहीं अपने घर के आसपास भी आप अगर देखें निकलते हैं, मस्जिद के आसपास से गुजर रहे होते हैं, नमाजी जा रहे थे, तो प्लीज़ वहाँ पे तो गाड़ी बाइक दोनों ही स्लो कर ले करें, छींटे पड़ते हैं तो फिर कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ और, हमने कल ऐसी वीडियोज़ भी देखी हैं कि गाड़ियाँ बह रही थी। इसमें थोड़ी सी हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा भी करना है। अगर आपको लगता है ना कि आगे पानी खड़ा है, आपको नहीं पता कि वो कितना डीप हो सकता है, वहाँ पे कोई गड़ा हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो मत जाएं वहाँ पर, रुक जाएं कुछ देर को, कोई और रास्ता अपना लें, लेकिन वहाँ से मत गुजरें। सबसे पहले अपने आप को महफूज मकाम पर लेकर जाए, फिर किसी और की आपने सपोर्ट करनी होती है। एनीवेज, हमने इस पर बात तो किया, अल्लाह करे कि आगे सिचुएशन भी सही रहे, क्योंकि मौसम के एतबार से जब हम बात भी कर रहे हैं, अभी भी आज और कल के मुतालिक कहा जा रहा है कि वक्त वक्त से बारिश हो सकती है, तो अल्लाह हम सबको महफूज रखे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। मार्के हक यौम आजादी पर पीटीवी के ज़ेरे तमाम मिली नगमों का मुकाबला। 14 अगस्त को 14 लाख रुपए नग जीतने का शानदार मौका। अगर आपके नगमों में मार्के हक का जोश और आजादी की महक है तो अपने बेहतरीन मिली नगमों के वीडियोस 5 अगस्त तक हमें भेजें। मुंतखब मिली नगमे 1 अगस्त से 14 अगस्त तक पीटीवी पर नशर किए जाएंगे। वतन से अपनी मोहब्बत के गीत भेजने के लिए पीटीवी की वेबसाइट ptv.com.pk विजिट करें, सॉन्ग कंपटीशन पर क्लिक करें और फॉर्म पुर करके अपने मिली नगमे का गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक सबमिट करें, या पीटीवी की वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड करके पुर करें और ईमेल के जरिए अपने गाने का लिंक भेज दें। पहले 3 बेहतरीन नगमों का ऐलान 14 अगस्त को किया जाएगा। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए और तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। याद रखें, वीडियो भेजने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। आज तो बड़े खुश हो, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं यार। ये जो सूट मैंने जिससे सिलाया ना, वो लेडीज दर्जी था। जो परफॉर्मेंस उस्ताद करा सकता है वो आपको कंप्यूटर नहीं करा सकता। आप हीरो क्यों नहीं आए? मैं हीरो तो थोड़ा जा घट सोना, हाँ, ते कॉमेडियन तो थोड़ा जा ज्यादा सोना। जब आप किसी किरदार में जाएं तो फिर आप अपनी नफी कर दें और फिर उस किरदार में रहें। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। पाँव में दर्द हो रहा है तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं चेक करवाया? जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीता वखो वख लै, 6वीं फेल कहंदा मेरी मन सैंस रख लै। ये तो नई जगह है, बैठे हैं हम जहां।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हमारा जो पहला मौजू है वो है ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। और ई कॉमर्स क्या सिर्फ ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है या कि वाकई इनकलाबी कदम है ये पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम अगर इसको समझें और देखें कि सिर्फ बायर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं, पाकिस्तान में नौजवानों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें और किस किस डोमेन में किस किस तरीके से काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं। और इस मौजूद पे हम बात भी करेंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं अच्छा डिग्री हमने कर ली है या वी हैव अ स्किल या वी हैव अ पैशन, वी वांट टू डू समथिंग, वी वांट टू अर्न, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करें या ई कॉमर्स में हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। शुरू कहाँ से करें और सिर्फ एट द सेम टाइम रिस्क जो हम नहीं ले रहे होते ना और हमें होता है लॉस हो जाएगा या क्या करें। तो आज जरा ये मसले का हल निकालने की कोशिश करते हैं। और एक ऐसी पर्सनैलिटी ने हमें ज्वाइन किया जो कि माशाल्लाह कई सालों से पाकिस्तानी कॉमर्स इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपना रास्ता बनाया, जिस तरीके से वो आगे बढ़े माशाल्लाह, तो हम जरा चाहेंगे उनकी गाइडेंस आप तक पहुंचाएं। शेख रुहेल ने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, ग्रेट टू हैव यू। थोड़ा सा अपनी जर्नी पे बात करें पहले कि आपने कब आगाज किया ई कॉमर्स पे कदम कैसे रखा, बिकॉज आपने आई थिंक सोचा नहीं था ई कॉमर्स में आएंगे, योर डिग्री वाज डिफरेंट बट आप इस तरफ आए। यस, एक्चुअली आई वाज इन मार्केटिंग एंड सेल्स बिफोर ई कॉमर्स। और जब 2018 में हमने ई कॉमर्स स्टार्ट किया तो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कुछ चीज़ है। कॉमर्स के बारे में तो सबको पता था, लेकिन ई कॉमर्स इज अ थिंग लोगों को कम पता था। अमेजोन के बारे में सुना था और कुछ चीज़ें हमने सुनी हुई थी। तो जब ये कोविड का सिलसिला शुरू हुआ ना, तो कोविड के अंदर लोगों को घर बैठ के जब चीज़ें पहुंचना शुरू हुई, उस वक्त ये थोड़ी सी ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने इवॉल्व किया। तो मैं इसको 2018 से कर रहा हूँ। कोविड से पहले स्टार्ट किया, जब स्ट्रगल का टाइम था, जब अभी पाकिस्तान के अंदर इसका चांस कम नजर आ रहा था कि चीजें किस तरफ जाएंगी। तो कोविड में इस इंडस्ट्री ने इवॉल्व किया और इतना इवॉल्व किया कि पाकिस्तान की एक राइजिंग इंडस्ट्री बन गई। और यू कांट इमेजिन कि विद इन नो टाइम इन 2024 $5.2 बिलियन का टर्नओवर है ई कॉमर्स का 2024 के अंदर। $5.2 बिलियन। यस यस यस। और पाकिस्तान का, और रिसर्च ये कहती है कि $6.2 बिलियन पे जाएगा 2029 तक। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 26 तक ये चला जाएगा, $6.2 बिलियन। जल्दी चला जाएगा। जितनी जल्दी इसके अंदर काम हो रहा है, जितनी स्पीड से इसके ऊपर काम हो रहा है। और अभी कुछ चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं, जैसे यूथ आजकल आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं जिसमें यूथ को मोटिवेट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। खवातीन जैसे कि घर बैठ के भी अपनी चीज़ों को ई कॉमर्स के थ्रू मार्केट में सेल कर सकते हैं और एक अच्छा हैंडसम जो है वो अर्निंग वहां से अर्न कर सकती हैं। अच्छा, आपको ये लगता है कि अब उस तरह से ट्रेन हो के लोग जा रहे होते हैं इस फील्ड की तरफ? बिकॉज हमने देखा होता है अक्सर लोग ट्रेन नहीं होते हैं एंड देन लॉस के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए या एक डर उनके अंदर बैठा हुआ होता है कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, वो थ्रू आउट रहता है। देखिए, एवरीथिंग टेक्स टाइम। जब ये स्टार्ट होता है, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है तो पहले ग्राइंडिंग होती है। अब उसमें बहुत सारे लोग एंटर करते हैं, लेकिन वो लोग रहते हैं जो उसके अंदर चलना चाहते हैं। वो लोग, वो जो बिगिनर्स, उसके बाद इंटरमीडिएट और उसके बाद वो एक्सपर्ट बनते हैं विद टाइम। अब ई कॉमर्स इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप रातों रात अमीर होने वाला फॉर्मूला कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा विजन है और अच्छी स्ट्रेटजी है। तो जो बात आप कर रही हैं कि आप ट्रेनिंग लेके आए, आप यहाँ पर आके ट्रेनिंग लेंगे वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप अगर किताबों की ट्रेनिंग और वो सारा कोर्सेज और वो सारा, वो भी एक प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली आप चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं आएंगी। तो रातों रात अमीर हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। ये आज हम आपको बता रहे हैं कि घर बैठे आप रातों रात अमीर कैसे हो सकते हैं। हम क्यों नहीं हो रहे अमीर? क्योंकि हम नहीं कर रहे वो जो वो कर रहे हैं। हम क्यों नहीं? अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप भी बड़े अमीर हैं, ऐसा ही है? कितना आपको भी हो गया? मैं हमेशा ये बात करता हूँ। लेकिन आपने कहा कि आपको टाइम लगा था, तो इसका मतलब आप रातों रात। बिल्कुल, मेरी जो रात थी वो 10 साल की थी। तो चंद सालों में अमीर हो जाएंगे। चंद सालों की रात होती है, उसमें आप जो मैंने बात की ना, हम क्यों नहीं हो रहे क्योंकि हम नहीं कर रहे। वेरी राइटली सेड कि बहुत से लोग जो कहते हैं हम क्यों नहीं हो रहे क्योंकि आप स्टेप नहीं ले रहे। आपने 3 पॉइंट्स पे जो बात की ना, प्रोडक्ट, विजन एंड स्ट्रेटजी। चूंकि हम अच्छा प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं कर रहे होते, समटाइम्स विजन का मसला होता है, स्ट्रेटजी हमारी फेल हो जाती है बिकॉज हमने दुरुस्त स्ट्रेटजी अपनाई नहीं होती। सो इन तीनों को जरा एलैबोरेट करें। राइट प्रोडक्ट से क्या मुराद होती है? देखिए, सबसे पहले तो विजन क्लियर होना चाहिए। चीजें स्टार्ट होती हैं विजन से। सही बात है कि आप जो करना चाह रहे हैं क्या उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। मनी इज नॉट एवरीथिंग। आपको ये देखना है कि जिस सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हैं, जिस माशरे के अंदर आप काम करें, उस माशरे के अंदर आपका क्या इम्पैक्ट है। अगर तो वो पॉजिटिव है तो पीपल विल एक्सेप्ट दैट।
पीपल विल अप्रिशिएट यू कि आपने कोई अच्छा काम किया। सही। उसके बाद प्रोडक्ट शुरू होती है कि किस प्रोडक्ट के थ्रू, किस सर्विस के थ्रू आपको वो सारा काम करना है। तो विजन इज एवरीथिंग। आपका विजन बड़ा पॉजिटिव और क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है, और उसके बाद आएगा कैसे करना है, वो तो बाद की बात है, लेकिन करना क्या है और पहुंचना कहाँ पे है। तो मैं समझता हूँ जब भी कोई काम करें, आज का जो टॉपिक है इसके थ्रू मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ यूथ को, जो जब भी कोई काम करें, जब अपना विजन बनाएं तो ये ज़हन में रखें कि आपका उस आपके काम से सोसाइटी पे का इम्पैक्ट आने वाला है। वेरी ठीक है। और इस वक्त पाकिस्तान को पॉजिटिव इम्पैक्ट की जरूरत है। वेरी हमारे मुल्क को इस वक्त राइज करने के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट की जरूरत है। और इसमें रोहिल भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने कहा ना कि सोसाइटी के लिए आपका कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है पिछले कई सालों से भी थोड़ी अवेयरनेस आई, बट स्टिल जब मैं देखता हूँ ना कि वो लोग वो प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, रंग गोरा करने वाली क्रीम, मतलब क्योंकि वो शायद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बिकती है। ये एक इशू है कि हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हुए शायद सिर्फ ना देखते हैं कि अच्छा बस वो लोगों को हमने अट्रैक्ट करना है इस प्रोडक्ट की हम तरफ। जीपी और नेट प्रॉफिट के ऊपर गेम कर रहे होते हैं, लेकिन जो नेट प्रॉफिट आपने ऊपर लेके जाना है, जो आपने सोसाइटी को देना है, दैट इज समथिंग एल्स। जो आपने बात की उसमें हमारा भी कसूर है, हमारी ऑडियंस का भी कसूर है। हमें हर चीज रातों रात चाहिए, रंग गोरा भी हमने 3 दिन में करना है। सही बात। ठीक है। तो ये सारे इम्पैक्ट्स मार्केट की स्टडीज के बाद, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बाद डिसाइड किए जाते हैं। अच्छा, लेकिन जब हम डिमांड की बात करते हैं, अब ये जिस तरह शुएब ने बात की, अब डिमांड तो है इस चीज़ की। आपने ऐसी कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया और उसके बाद बैशिंग भी हो रही होती है, लेकिन लोग खरीद भी रहे होते हैं। स्टिल इसमें मोटिवेशन लेवल भी हाई रखना होता है थ्रू आउट। तो क्या हमें यही देखना है कि लोगों, जो आप कह रहे हैं आप सोसाइटी में ये कंट्रीब्यूट करें, मुझे नहीं लगता कि रंग गोरा करने वाली क्रीम सोसाइटी में कोई अच्छी कंट्रीब्यूशन कर रही है। यही तो मेरा पॉइंट था ना, यही तो मेरा पॉइंट था कि आप ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च क्यों करते हैं? देखा जाए तो अच्छा कंट्रीब्यूशन है, आपको अच्छे खूबसूरत चेहरे नजर आते हैं। नहीं, इससे स्किन डैमेज भी तो होती है। अरे रंग गोरा का लेकिन वो खूबसूरती नीड से है तो ना, ताल्लुक नहीं नीड है ना, नीड है। लोगों को ये लगता है, जो आपने बात की है कि रंग गोरे का खूबसूरती से कोई ताल्लुक नहीं है। ये परसेप्शन गलत है कि ये ताल्लुक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बात आप कर रहे हैं ना, वो नीड एक्चुअली, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की जाती है, स्टडी की जाती है कि मार्केट की नीड क्या है। अब मार्केट को आप हेल्थ केयर के मैं बात करता हूँ, जो मेरा हेल्थ केयर से ताल्लुक है। हेल्थ केयर के अंदर जब कोई अम्मी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाती है ना, उसको बुखार होता है, वो ये नहीं कहती कि सेफ मेडिसिन है, वो कहती है इंजेक्शन लगा दें ताकि जल्दी ठीक हो जाए। वेरी ट्रू। हम सब्र नहीं करते, प्रॉब्लम यहाँ आता है। तो जो हम विजन की बात करें, तो विजन आपने भी जो बात की है कि चीजें किस तरह से आगे चलती हैं, ये आपके विजन पे डिपेंड कर रहा होता है। क्लियरली आपके विजन पे डिपेंड कर रहा होता है। प्रोडक्ट बाद में आता है। वेरी ट्रू। प्रोडक्ट बाद में आता है, और जब प्रोडक्ट एंटर करता है उस वक्त आप ये देखते हैं कि इसकी मार्केट में नीड है। एक चीज नीड है, अगर नहीं है, नीड कैसे क्रिएट की जा सकती है, अगर वो समझ आ रहा है कि नहीं क्रिएट की जा सकती, तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट और आप स्विच करते हैं बार बार प्रोडक्ट्स को, आप ऐड करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग इज द मेन थिंग ई कॉमर्स के अंदर। तो जब अगर ऐसा प्रोडक्ट आपने बना लिया है, ऐसा प्रोडक्ट आपने बना लिया, आपको लगता है कि इम्पैक्ट रखेगा, उसकी अवेयरनेस फिर आपको क्रिएट करनी है। वहां पर स्ट्रेटेजी काम करती है, और फिर उस प्रोडक्ट को वाकई ब्रांड तक पहुंचाना, ये भी आपके विजन के थ्रू होता है, स्ट्रेटजी के थ्रू। अच्छा, और दूसरा लोग जो मैंने देखा बैशिंग कर रहे होते हैं कि ये ऐसे प्रोडक्ट क्यों लॉन्च करते हैं, देखें प्रोडक्ट तभी लॉन्च हो रहे हैं क्योंकि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और नीड है ना आप उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें, शुएब का नीड नहीं भी होती, ऐसी नीड क्रिएट कर दी जाती है ना, जो आपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात की, इस तरह के प्रोडक्ट, तो वो आप ना खरीदें। आप नहीं खरीदेंगे तो लाने वाले मार्केट में और कोई अच्छी चीज लाएंगे जिसकी डिमांड होगी। एब्सोल्युटली ऐसा ही। अच्छा, चूंकि आप तो आप वेलनेस इंडस्ट्री से भी आपका ताल्लुक, जिस तरह आपने बात भी की, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, शहरी इलाकों में और देही इलाकों में, हाउ डू यू डिफरेंशिएट, कि इक्वली पेनिट्रेट कर चुकी है या कि नहीं, अभी हमें देही इलाकों में ज्यादा पेनिट्रेट करना है उसको? फिर भाई थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये राइट टाइम है ई कॉमर्स में जंप इन करने का। अच्छा। क्योंकि इसकी बहुत स्पीड से इवॉल्व हो रही है, इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है इस वक्त। जो आप बात कर रहे हैं ना देही इलाकों की और शहरी इलाकों की, अभी वो फर्क रह नहीं गया, क्योंकि हर घर में इंटरनेट है। सही बात है, हर घर में इंटरनेट है। और जो आपके बेसिक इसका इंटरनेट के साथ कनेक्शन है, सेकंड कनेक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स। यस, वो भी आई थिंक काफी वो भी हर घर में, हर घर तक पहुंचा हुआ है। तो अभी हर बंदा कर सकता है, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं कि जो रुझान है शहरों में ज्यादा है या देहातों में ज्यादा है, तो शहरों में काफी ज्यादा रुझान है। लेकिन छोटे शहरों के अंदर और भी ज्यादा रुझान है। अच्छा। यस, छोटे शहरों के अंदर जो छोटे शहरों के लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, लेकिन हम कुछ गलतियां करते हैं। जब हम कोई भी चीज नहीं आती है ना, जब इंटरनेट नहीं आया तो पाकिस्तान में गलत इस्तेमाल किया गया। सही बात। हर चीज के स्टेप्स होते हैं, आपको पता है। तो अब ई कॉमर्स के अंदर भी बड़े सारे ऐसे ब्लंडर्स किए जा रहे हैं कि हम लोग अपने मेहनत नहीं करते, हम लोग अच्छा प्रोडक्ट नहीं डेवलप करते। आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, मैं उसे कॉपी करूंगा और बेचना शुरू कर दूंगा। ये भी ई कॉमर्स ही है।
लेकिन आपको एथिकल और मॉरल वैल्यूज का ख्याल रखना है, आपको उनको साथ लेकर चलना है, आपको मॉरल वैल्यू के साथ अपने काम को जितनी एनर्जी हम कॉपी करने में लगा रहे हैं अपना प्रोडक्ट डेवलप कर लें। हाँ बिल्कुल, जो इनोवेटर है एक्चुअली उसको अपने आप से एक स्टेप अहेड चलना पड़ता है। जब आप कॉपी करें, आपने ब्लैक पहना, मैं ब्लू पहन लूंगा, कॉपी होगी, काम खत्म, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा है। अच्छा, इसमें भी एक पॉइंट या एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि देखें, जब खरीदने वाला बायर को एक जगह पर चीज सस्ती मिलेगी उसी तरह की, तो फिर वो क्यों जाएगा एक महंगे प्रोडक्ट की तरफ? ये भी तो एक पॉइंट है। बिकॉज हमने देखा, जैसे कपड़ों की बात की जाए, एक ब्रांड ने एक सूट लॉन्च कर दिया, दूसरे बंदे ने उसका रेप्लिका बना दिया। अब वो तकरीबन मिलता जुलता है, दोनों जगहों पे दोनों ड्रेसेस किसी ने पहने हुए हैं, उसमें कोई 19-20 का फर्क होगा जो नजर आ रहा होगा, लेकिन जो बायर है वो सस्ते प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। तो ये भी कोई एक अच्छा आइडिया नहीं है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कि ठीक है, आप लोगों को रेप्लिका प्रोवाइड कर रहे हैं कम कीमत के अंदर, तो ये भी तो एक अच्छा बिजनेस है। देखिए, अगर तो इसको एथिकली देखा जाए तो इट्स गुड एनफ, लेकिन मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा अपने आप से। मुझे आज आपने बुलाया एज ए ई-कॉमर्स एक्सपर्ट, तो वो मैं ऐसे नहीं बना। एक पूरा एक उसका जर्नी है और उसके ऊपर प्रोडक्ट डेवलप किया, ब्रांड डेवलप किया और उसके बाद की नहीं आता कहीं। हमारा ब्रांड है जो हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। 3 साल से हमने प्रॉपर उसकी मार्केटिंग की, स्टार्ट की सारा सुकून के नाम से। तो जब हमने उसको लॉन्च किया मार्केट के अंदर, तो हमारा एक प्रोडक्ट बहुत हिट हो गया। अब हम उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं ड्रैप रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स के साथ, ISO के साथ और सारा कुछ। अब वहां पर उसकी कॉपीज आनी शुरू हुई, कॉपीज आई, वो क्या हो रहा है, किसी के घर में बन रहा है, किसी की दुकान पे बन रहा है, किसी के, वो सारे जो एस्पेक्ट्स आप बता रही है ना, वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि एथिकल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वक्त जितने स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से हम अगर बात करें तो उनके लिए ये सेगमेंट आज बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हम आज बात करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन, उसके इनिशिएटिव्स के हवाले से कि किस तरह से आपको फ़ायदा हो सकता है, क्या विजन सेट किया गया है, किस तरह से किन गोल्स को अचीव किया जाएगा। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे सवालात आपके माइंड में भी होते हैं, और एक जो गैप होता है कि हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, HEC के साथ कैसे राब्ता करें। वैसे तो ऑब्वियसली वेबसाइट भी है एंड बहुत सारी और कम्युनिकेशन के एक तरह से मीडियम मौजूद हैं, और ऑब्वियसली उसमें आप उनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप ऐसे इलाके में कि आप खुद विजिट नहीं कर सकते, तो आज हमने HEC को यहाँ पर बुला लिया। एब्सोल्युटली, हम चेयरमैन HEC से बात भी करेंगे इससे मुताल्लिक डॉक्टर मुख्तार अहमद से, लेकिन जो हमें HEC से मुताल्लिक आज बात करें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है HEC का विजन 2047। इसमें कैसे क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ही इज़ ऑन द मिशन ऑफ दैट। प्लस टेक्नोलॉजी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, शफाफियत को कैसे यकीनी बनाया जा रहा है, और इसके साथ ख़वातीन की शमूलियत, और लास्ट जो पॉइंट है वो है $400 मिलियन के तालीमी मंसूबे, एंड सो मेनी अदर पॉइंटर्स एज वेल, जिस पे हमें बात करें। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, चेयरमैन HEC, आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। लेट्स स्टार्ट विद दिस विजन थिंग। HEC का विजन 2047 ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया PTV होम का जी, और आपका भी। बेसिकली हम जब तक आप प्लान नहीं करते तो पता नहीं होता कहाँ जाना है। ट्रू। लाइटर नोट कहते हैं ना कि पता होना चाहिए बारात जानी कितने। सही बात है। तो हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ 5 ईयर प्लान बनते गए, अमल भी हुआ, किस पे अमल नहीं हुआ। हम एक स्टेज पे इतने अच्छे थे कि लोग हमारे प्लान लेके जाते थे। एनीवे, हमारे एजुकेशन के अंदर हायर एजुकेशन के ऊपर विजन 2010 बना, फिर 2030 बना, फिर एक स्टेज पे 2025 बना। तो हम भी बीइंग द पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन इन हायर एजुकेशन सेक्टर, हमने भी उसी के लाइन अपने विजन साथ बनाए और उस पर अमल भी करने की कोशिश की। हमारा HEC के अपने 5 ईयर प्लान बनते थे, मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, उसके तहत भी प्लान किया जाता था। स्टेक होल्डर से इनपुट ली जाती थी, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी को देखा जाता था, और वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख के हम आगे चलते। तो फिर अभी जब हमने दोबारा विजन 2025 का जो इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं हुआ जो प्लान हुआ था, तो नेचुरली फिर हमने सोचा कि ये 5-5 साल के 10 साल के विजन शायद नहीं है, तो कम से कम ख्वाब तो बड़ा देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान जी। तो हमने विजन नेक्स्ट 50 ईयर के विजन के प्लान में सोचा, और उसी दौरान हमें गवर्नमेंट से पता चला कि गवर्नमेंट पाकिस्तान इज़ आल्सो वर्किंग टू गो फॉर विजन 2047 बेसिकली।
ताकि वो जो 100 साल सेलिब्रेशन होगी पाकिस्तान के बनने की, उसकी कम से कम उसको वक्त कहाँ पहुँचना है हमें ज़रा उसके लिए मिल के कोशिश करनी चाहिए। तो हमने भी उसकी तरफ शिफ्ट किया और आजकल उस पर काम हो रहा है। बेसिकली विजन 27 की जो डायरेक्शन है वो ये होगी कि आने वाले दिनों पे नेक्स्ट 50 ईयर में या नेक्स्ट 100 ईयर में वेयर आर वी हेडिंग, और जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है दुनिया में, उसके मुताबिक अब वो वक्त नहीं रहा कि 100 साल बाद कोई चीज़ नहीं आएगी। अब तो दिनों में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हफ्तों में चेंज हो रही है, महीनों में चेंज हो रही है, नए बज़ वर्ड आ रहे हैं। तो उसके लिए तो लीप स्टार्ट और हर वक्त एक्टिव होके हमें मूव करना है। नेचुरली जो ये प्लान बनते हैं, स्ट्रेटजीज बनती हैं, इसको स्ट्रेटेजिक प्लान भी कहते हैं कि वैसे जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होती है तो आप रीएडजस्ट करते हो। ये नहीं है कि अब ये बन गया है तो बस उसके नेचुरली जब चेंज करनी है तो उसके पीछे कुछ स्ट्रांग लॉजिक होनी चाहिए। तो उसी लिहाज से तो मकसद ये है कि तालीम की अहमियत क्या है और तालीम क्यों ज़रूरी है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। और हमें तो मुसलमानों को पहला लेसन ही इकरा बेस में रब्बे का लज़ी आया था जी। तो उसके हवाले से और आने वाले वक्तों पे उसकी जो चेंज हो रही है, किस तरह डिलीवरी मैकेनिज़्म चेंज हो रहे हैं, उसके लिए टूल चेंज हो रहे हैं, उसको इनलाइन करने के लिए, और पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, क्योंकि तालीम जो ख़ासकर हायर एजुकेशन होती है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो सोशल इशू, अपने मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको एड्रेस करे और उनके लिए सोलूशन लेके आए, और ना सिर्फ सोलूशन लाए बल्कि क्रिएशन ऑफ नॉलेज में, इनोवेशन में अपना पार्ट प्ले कर सके। तो दीज आर व्यू बेसिक इंग्रेडिएंट के जिसके बेस पे अभी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन और दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो मॉडल हैं, जो उनके डायरेक्शन है किस तरफ जा रहे हैं, और इसके लिए हम अपने वाइस चांसलर्स को और अपने जो एजुकेशन के अंदर लीडर्स हैं उनको एक्सपोजर भी देते हैं, बाहर भी भेजते हैं, दुनिया के साथ मुख्तलिफ ममालिक से इंटरेक्शन भी कराते हैं, कि क्योंकि हम साइलों में तो नहीं रह सकते ना। तो सबके साथ मिल के उस तरफ चलना है जो बेहतर डायरेक्शन है, और फिर उसको इनलाइन करना है अपने कौमी जो मसाइल हैं, वसाइल हैं, उसके मुताबिक। बिल्कुल ठीक। अब अच्छा, ऐसे में क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ लेकर जाना है। वेरी गुड स्लोगन भी है मेरा ख्याल है, और आपका एक सवाल भी बड़ा अच्छा है। देखें, जब शुरू हुआ HEC, वो यूज्ड टू बी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, में बड़े हर शो में ये बताता हूँ कि 2002 में जब HEC बना तो उस वक्त हमारे पास एक लिमिटेड इंस्टीट्यूशन थे, 51 यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में, पब्लिक एंड प्राइवेट, बड़ी कम एक्सेस रेट थी, 2.1% थी। फैकल्टी हमारे पास नॉन PhD ढेर सारी थी, और जो क्रिएशन ऑफ नॉलेज का कंसेप्ट आता है वो भी टोटल 850 पेपर पब्लिश होते थे पाकिस्तान में। और जो खासकर जो जेंडर पैरिटी है, पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड कि हमारे पास यंग लोग, बच्चे बच्चियाँ माशाल्लाह 150 मिलियन के करीब बच्चे बच्चियाँ, ये बड़ा गोल्ड माइन में इसको कहता हूँ। लेकिन यूनिवर्सिटियों में बच्चियों की तादाद बहुत कम होती थी, 32% हार्डली। 68% मेल डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन में हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे एजुकेशन होती थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 22 साल 24 साल का जो सफ़र कटा है उसमें हमने नंबर में बड़ा कमाल किया। हमारी यूनिवर्सिटी 273 होगी पाकिस्तान में, 273 यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास, 162 पब्लिक सेक्टर की हैं और 111 जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है। इसके अलावा कुछ 4000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन दी जाती है, बट स्टिल वी आर टचिंग द हार्डली 13% ऑफ टर्शियरी एजुकेशन एक्सेस रेट। इंडिया हमसे आगे है, बांग्लादेश भी हमसे आगे है, तो लॉन्ग वे, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, और यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, और पाकिस्तान का स्प्रेड भी काफ़ी है, और हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जो उसका हार्डवेयर है ना बेसिकली, और वो चाहिए, जो फैकल्टी है और एक रिसोर्सेज है वो चाहिए। तो उसके लिए वी हैव टू गो इंक्रीमेंटल। अच्छा, लेकिन जो अच्छी बात हुई कि हमारी बच्चियों की एजुकेशन में बच्चियों ने बहुत कमाल किया, और गवर्नमेंट की जो इंसेंटिव यही थे, जितने स्कॉलरशिप हमारे चलते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि 50% बच्चियों को ऑप्शन दी जाए, क्योंकि दे आर लेफ्ट बिहाइंड, दे वर लेफ्ट बिहाइंड, अभी नहीं एनी मोर, सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। हमारी यूनिवर्सिटियों में इस वक्त 48 to 52% रेशो आ गई, ऑलमोस्ट देयर। आई थिंक दुनिया में इट माइट बी ए केस स्टडी कि कितनी स्पीड से आपने टर्न अराउंड किया और एक्विटी को भी एड्रेस किया। अच्छा, नंबर भी बड़ा, तालीम में इक्विटी भी आ गई, जो क्रिएशन ऑफ नॉलेज के लिए पब्लिकेशन होती है ना वो भी बढ़ गई, और आपको जान के खुशी होगी कि हमने वी आर टचिंग 40,000 पब्लिकेशन पर ईयर फ्रॉम पाकिस्तान, और हमें फास्ट डेल्टा जो ग्रोइंग जो होता है ना वो पाकिस्तान इस रीजन में सबसे आगे था। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब हम इसका फ़ायदा देखें कि इसका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी में। जैसे आपने कहा ना, फॉर क्वांटिटी टू क्वालिटी,
नेचुरली मैं शुरू से कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि मुझे को पूछे कि हायर एजुकेशन के सेक्टर के इश्यूज़ क्या हैं, तो मैं कहूँगा गवर्नेंस एंड क्वालिटी. Of course, finances are also an issue, but that is on third or fourth level. Right. तो क्वालिटी इज़ अ मेजर चैलेंज और उसके लिए बहुत हमने काम किया. हमने इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को कंटिन्यू शुरू से इम्प्रूव करते जा रहे हैं. और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक नया सिस्टम हम थ्रू ब्रिटिश काउंसिल, हमने यूके सिस्टम जो देखा उसके अंदर क्वालिटी के बहुत अच्छे उन्होंने पैरामीटर बनाए. तो 16 पैरामीटर पे हमने मल्टीपल इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए वो मॉडल अडॉप्ट कर लिया. 2023 में इम्प्लीमेंट कर दिया और यूनिवर्सिटियों में इस वक्त इम्प्लीमेंटेड. अब उसका ऑडिट होगा तो पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है. तो वो भी हम शुरू करने लगे. तो क्वांटिटी से क्वालिटी, यस दैट इज़ द नेक्स्ट जो बज़ वर्ड है हमारे सेक्टर की. तीसरा जो है वो पहले था पब्लिकेशन करो, इम्पैक्ट पेपर पब्लिश करो. तो अब हमने स्लोगन चेंज किया है पिछले 10 साल से कि फ्रॉम इम्पैक्ट फैक्टर टू इम्पैक्ट. वो रिसर्च, वो क्रिएशन ऑफ नॉलेज जिसका बनी नो इंसानियत को फ़ायदा नहीं है, वो बेकार है. तो इस वक्त हम अपने रिसर्चर को, एजुकेशनर्स को, स्पेशली हायर एजुकेशन सेक्टर के साथ यूनिवर्सिटी को हम ये पुश कर रहे हैं कि आप उस रिसर्च की तरफ आएँ जिसका फ़ायदा मेरे मीनिंगफुल, पर्पसफुल, मीनिंगफुल और जिसका सोसाइटी को फ़ायदा हो. उसमें क्रिएशन ऑफ नॉलेज के साथ साथ आपका इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए, मसले हल होने चाहिए. तो इसी वजह से हमने जो प्रमोशन ऑफ रिसर्च के लिए फंडिंग करते हैं, पहले ओपन एंडेड था, जिसने जो प्रोजेक्ट दिया अच्छा है तो कंपेटिटिव वे में उसको रिव्यू किया जाता था और फिर उसको अवार्ड कर दिया. अब हमने 70% रिसर्च को शिफ्ट कर दिया है टूवर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च, कि वो रिसर्च ज़्यादा हम फंड करेंगे जिसमें इंडस्ट्री भी शामिल होगी और जो लोकल प्रॉब्लम लेके आएंगे. अगर कहीं पे लेट्स सी इस वक्त जो बड़े बड़े इश्यूज हमारे पास हैं, ड्राउट का इशू है, जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, देखें कितनी बारिशों से क्या फ्लड आ रहा है. तो इस पे क्या करना चाहिए. पैटर्न ऑफ क्रॉपिंग इज चेंजिंग. क्लाइमेट चेंज होने से वजह से जहाँ बहुत अच्छी काटन होती थी वहाँ अब काटन नहीं उग रही, तो इसका मतलब है कि शिफ्ट हो गया, तो आपको पर्सियन एग्रीकल्चर की तरफ आना पड़ेगा. इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड इशू हैं. आपने देखा अभी आप पहले प्रोग्राम में भी कोविड से रिलेटेड बात कर रहे थे. तो कोविड का आया तो पीपल वर नॉट रेडी. नॉट ओनली कंट्री लाइक पाकिस्तान, इवन द वेल डेवलप्ड सोसाइटी दे फेस द लॉट ऑफ प्रॉब्लम. उस पे हमें इशू करना है. फिर हमारे यहाँ इस रीजन के अंदर टेररिज्म की बात है, हमारे इंटरफेथ हार्मनी की बात है. तो बहुत सारे सोशल इशू, साइंटिफिक इशू, उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई और नहीं आएगा हमारे मसले हल करने में, खुद करना है. हमें खुद ही हल करने हैं. और ये अच्छी बात है कि स्टेप्स लिए जा रहे हैं, विजन सेट कर दिया गया और इसके लिहाज से क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी नहीं, वी आर जस्ट फोकसिंग नाउ ऑन क्वालिटी. और हम तो ये भी दो कि हमें बहुत से इंस्टीट्यूशन की और ज़रूरत है, लेकिन अनलेस वी हैव रिसोर्सेज वी शुड नॉट ओपन इट. हमने गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट किया कि नई यूनिवर्सिटियाँ ना बनाएं इतनी. तो प्राइवेट सेक्टर, अगर रियल प्राइवेट सेक्टर जो वाकई एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको लाएं. गवर्नमेंट उस वक्त जो यूनिवर्सिटी कोई भी अनाउंस करे जब जिसके लिए आपके पास रिसोर्सेज हों और उसका सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल. आई वाज अबाउट टू आस्क दिस कि सस्टेनेबल मॉडल किसी यूनिवर्सिटी को होना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना फिर वो इश्यूज आ जाते हैं. अच्छा, सैलरीज के इशूज. हाँ, बिल्कुल सही है. ब्रिक्स एंड मॉर्टर. और बाय द वे जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपने शुरू में कहा कि उस पर क्या कर रहे हैं, तो वो भी मैं उस पर बताऊंगा. अब आपके पास बिल्डिंगों की शायद ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि मुझे तो फिक्र है, मैं गवर्नमेंट के जिन लोगों साथियों से बात करता हूँ उनसे कहता हूँ ये जो इतने बड़े 50 एकड़ पे, इतने 100 एकड़ पे हमने यूनिवर्सिटियाँ बनाई हुई हैं, तो फ्यूचर में इनकी यूटिलाइजेशन क्या होगी. क्योंकि नाउ योर मोबाइल इज गोइंग टू बी योर यूनिवर्सिटी, इट इज़ गोइंग टू बी योर इंस्ट्रक्टर, योर लैब एंड एवरीथिंग विल बी देयर. क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से चेंज हो रही है, जो AI का बज़वर्ड आया हुआ है, ये तो हर चीज़ चेंज कर देगी. तो उसके लिए हमें तैयारी करने की ज़रूरत है. अच्छा, ऐसे में जिस तरह आपने फैकल्टी की बात की और जब हम क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे में टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए कितना काम हो रहा है अभी भी, कितना आपने चेंज देखा भी है, उस हवाले से क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए? दुनिया के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, नो डाउट के एक्सपीरियंस मैटर. और दुनिया में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का भी एक टाइटल है जो चलता है. हमने पाकिस्तान में भी उसको अडॉप्ट किया अभी रिसेंटली, कि एक अच्छा किसी ने 50-60 साल का एक्सपीरियंस है, उसने PhD नहीं किया तो नहीं, उनको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ले आएँ, उनसे फ़ायदा उठाएं, बच्चों को बताएं, वो अपना एक्सपीरियंस बताएं, प्रैक्टिकल दिखाएं. लेकिन यूनिवर्सिटी सिस्टम का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है दुनिया का, स्पेशली जो US और उस तरफ का हमने मॉडल लिया हुआ है, उसमें अनलेस यू आर PhD यू कैन नॉट टीच इन यूनिवर्सिटी सिस्टम.
हमने पूरी कोशिश की पिछले 24 साल के अंदर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा स्कॉलरशिप दी हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, पोस्ट डॉक, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मुख्तलिफ किस्म के। तो उन स्कॉलरशिप में हमारा मेन फोकस जो रहा वो यही रहा कि हम अपनी फैकल्टी को PhD करवाएं और उनको स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन से वो इन एरिया में अपनी एक्सपर्टीज लेके आएँ जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग वापस आए, बट स्टिल एज ऑफ टुडे हार्डली 28%, मैक्स 30% हमारी फैकल्टी जो होगी वो PhD है, बाकी नॉन PhD है। स्टिल ए लॉन्ग वे टू गो। और जिस स्पीड से हमारे यूनिवर्सिटियाँ अदारे बढ़ रहे हैं उस स्पीड से हमें PhD की ज़रूरत है, उसकी क्वालिटी बेहतर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में भी माशाल्लाह PhD का अच्छा नंबर प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन देयर इज़ ए बिग चैलेंज ऑफ क्वालिटी टू अस बेसिकली। उसमें यूनिवर्सिटियों में जो लोकल यूनिवर्सिटियों के PhD हैं, मैं जेनेरिक बात नहीं करूँगा, बहुत अच्छे अदारे भी हैं लेकिन कुछ कमज़ोर अदारे भी हैं, और उनसे मेरी हमेशा गुजारिश ये है कि नंबर गेम के लिए सिर्फ डिग्रियाँ ना बांटो, को अच्छी क्वालिटी फोकस करो बेसिकली। क्या वजह है? हमारे बहुत से PhD डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं किसी और मुल्क में जाके, किसी और यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाना। फाइन, उनकी अपनी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, प्रोग्रेस करते हैं, बट ऐसा क्या हमारे इकोसिस्टम उनको सपोर्ट नहीं कर रहा? क्या सैलरी पैकेज कॉम्पिटिटिव नहीं है कि जिसकी वजह से वो निकल जाते हैं यहाँ से? बिकॉज दैट इज व्हाट रियल ब्रेन या फिर माइंडसेट भी है। हाँ हाँ, आई थिंक माइंडसेट भी है और नेचुरली कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं हमारे अपने। हर वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ज़्यादा नेगेटिव चीज़ बिकती है, आई थिंक इन रिसेंट, अनफॉर्चुनेटली। अच्छी खबर कोई शायद लगाना पसंद भी नहीं करता, इवन अखबार में भी शायद छापने अच्छी खबरों को खबर भी नहीं समझते, एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो जो ये जो यंग डॉक्टर है ना, नए नए PhD करके आते हैं, नेचुरली जब मैं सिंपल बैचलर था या मास्टर था, मेरी वो वैल्यू नहीं थी, मुझे स्कॉलरशिप मिला, मैंने पढ़ा, बाहर से अच्छी डिग्री ली, तो फिर मेरी वर्थ बढ़ गई। तो मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं इधर पहुँचा हूँ किसी की वजह से पहुँचा हूँ, और मेरी वो सोशल मॉरल जिम्मेदारी है कि मैं अपने वतन से, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए अपने आप को रखूं। लेकिन नेचुरली फिर हमारे यहाँ ये भी होता है कि थोड़े से हमारे सिस्टम इस तरह के हो गए हुए हैं कि थोड़ा सा रगड़ा देते हैं। दूसरे सीनियर मेरी तरह के बाबे शायद सोचते हैं कि यार ये नया बच्ची आ जाएंगे तो मेरा क्या होगा, है? तो वो मसाइल भी हैं। फिर नेचुरली जो, हालांकि ऐसी बात नहीं है, हमने हायर एजुकेशन कमीशन ने बहुत इंसेंटिवाइज किया अपनी फैकल्टी को। हमने 1 ग्रेड अप कर दिया यूनिवर्सिटी सिस्टम में। पहले लेक्चर ग्रेड 17 में होता था, हमने 18 कर दिया। प्रोफेसर 20 में मैक्सिमम जाता था, हमने 21-22 तक पहुंचा दिया। फिर टेन्योर ट्रैक सैलरी इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें मेरा ख्याल है उस वक्त भी 5 लाख से ज़्यादा सैलरी प्रोफेसर की थी, तो आज तो और ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये इंसेंटिव हैं। फिर इकोसिस्टम भी अच्छा, ये नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटियों के पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन जो ह्यूमन फैक्टर है ना, जो सोशल इश्यूज हमारे, शायद इस वजह से भी लोग घबरा जाते हैं। फिर जब मीडिया पे देखते हैं कि नहीं जी बैंक करप्ट, अल्लाह ना करे पाकिस्तान बैंक करप्ट होने वाला है, ये होने वाला है, तो वो कहते हैं भागो यहाँ से अपने बच्चे, क्योंकि पेशेंस नहीं रहा ना हमारे पास। और ऐसे हम फिक्स करें, अपना रोल प्ले करें, जब हम खुद नहीं फिक्स करेंगे फरार लेते हैं। फिर नेचुरली, अच्छा मैं इसको बुरा भी नहीं समझता, टू बी वेरी फ्रैंकली। हाँ, अगर आपकी कमिटमेंट है, आप स्कॉलरशिप पे गए हैं, तो यू हैव टू सर्व 5 ईयर इन कंट्री। अगर नहीं है, आपने खुद इन्वेस्टमेंट की है, या उसमें भी एक प्रोविजन रखा हुआ है कि आप पे बैक करें अपने, जिस पे आप पे खर्चा हुआ था, प्लस 20% आई थिंक उस पर फाइन भी है, वो कर दें, ताकि उसकी जगह आपकी जगह कोई और भेज देंगे, आप बेशक चले जाएं। क्योंकि बाहर भी ये पाकिस्तानी जब जाते हैं तो पाकिस्तान का ही फायदा है, कोई डॉलर शालर भी भेजते हैं, फिर अपने साथ कोई 2-5 और लोगों को भी ले जाते हैं, अब कुछ और लोगों को PhD भी कराते हैं यहाँ से। Exactly, पॉजिटिव साइड आल्सो, बट सेम टाइम हु विल हेल्प अस, हु विल फिक्स आवर सिस्टम। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि हमें पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान फर्स्ट सोचना चाहिए। हाँ, अच्छा सर, स्टूडेंट्स एडमिशन लेने से पहले ये देख रहे होते हैं अच्छा रैंकिंग क्या है यूनिवर्सिटीज़ की, और ये भी जाहिर है हमारे यहाँ एक बड़ा रुझान समझा जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ हमारी रैंकिंग में बेहतरी की तरफ जा रही है? देखें, 2 चीज़ें। एक तो, टू बी वेरी फ्रैंकली, इफ़ यू आस्क मी, रैंकिंग इज़ आवर इशू, रैंकिंग इज़ नॉट आवर इशू एट द मोमेंट। ओके, इस वक्त तो मेरा मसला और है, इस वक्त तो मुझे बुनियादी चीज़ों को एड्रेस करना है, मुझे डेप्थ और ब्रेथ का सोचना है, मुझे यूनिवर्सिटीज़ की वो जो इकोसिस्टम है उसको अपडेट रखना है, उस तरफ फोकस करना है। और नेचुरली जैसे जैसे आप उस पर इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, आप रैंकिंग में भी आते जाएंगे। वेरी ट्रू। बाय द वे, ऐसा भी नहीं है कि हम रैंकिंग में नहीं हैं,
पहले वाकई हम नहीं होते थे कहीं भी रैंकिंग में, फिर आस्ता आस्ता हमारी यूनिवर्सिटियों ने परफॉर्म करना शुरू किया। इसके लिए फॉलो अप भी होता है, डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है, ओनरशिप के साथ जो यूनिवर्सिटी चलती हैं वो कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं आपको। 2009 में QS रैंक, मुख्तलिफ किस्म की रैंकिंग है, QS रैंकिंग है, टाइम मैगजीन है, शंघाई है और इस तरह की बहुत सी रैंकिंग है, हर एक का डिफरेंट पैरामीटर। और नेचुरली कुछ पैरामीटर ऐसे हैं कि जो शायद हम मीट भी नहीं कर सकते कि हाउ मैनी नोबल laureates यू हैव, और आपकी पर स्टूडेंट कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही है स्टेट या सोसाइटी, वो हम उसमें कम्पीट शायद दुनिया से ना कर सके। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी एक ले लें, नॉट टॉप नॉच, एवरेज भी ले लें, उसका बजट हमारे पूरे पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा होता है एक यूनिवर्सिटी का। तो नथिंग इज़ फ्री इन द वर्ल्ड। प्लस लोगों ने 100 साल लगाए हैं अपनी यूनिवर्सिटियों पे और वहाँ तक लेके आए। तो अब हमने तो अभी रिसेंटली शुरू किया है ये बिजनेस। वेरी ट्रू। तो फिर भी 2009 QS में तो हमारा कायदे यूनिवर्सिटी भी आती है। नहीं, मैं आ रहा हूँ सर। 2009 में आई थिंक 2011 में वी वर हैविंग ओनली 3 यूनिवर्सिटीज इन टॉप 1000 इन द वर्ल्ड इन द QS रैंकिंग। फिर 7 हुई, 5 हुई, फिर 7 हुई, फिर 9 हुई। पिछले साल हमारी 14 यूनिवर्सिटी टॉप 1000 में आ गई, विच इज़ गुड एंड सेम टाइम विच इज़ चैलेंज फॉर अस। इस साल 26 की जो रैंकिंग आई है उसमें हमारी 18 यूनिवर्सिटी आ गई, जिसमें कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, नस्ट है और बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हमारी UTs हैं, बाकी लम्स है, कामसेट है, उसके अलावा वली खान यूनिवर्सिटी आई बिलीव, और इस तरह के हर सूबे से हैं। सिंध से भी एक यूनिवर्सिटी है, वो 1000 से आ गया, कराची यूनिवर्सिटी बेसिकली। हम जैसे मैंने आपसे कहा ना, जो आपने सवाल किया मुस्कुराहट से, वो मुझे पता है, एक खबर छपी थी अखबार में कि पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी 350 में नहीं आई। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन साहब ने खबर बेचनी थी, उन्होंने वो खबर लगा दी और पूरा सोशल मीडिया में आग लग गई। इवन PM साहब ने कैबिनेट में सवाल पूछ लिया कि क्या हो रहा है, जबकि ये खबर ये बननी चाहिए थी कि पिछले साल 14 यूनिवर्सिटी थी, इस दफ़ा 18 हुई। यस, लेकिन आपने देखा इसका जवाब भी पहले खुद दे कि अच्छी खबर यहाँ पे खबर समझी नहीं जाती। और बड़ा दुरुस्त कहा, लेट मी एड्रेस दैट एज वेल। ये जिसने भी वो खबर लगाई थी और जो भी इस तरह की खबरें लगाता है, I mean, आपने पाकिस्तान का नुकसान करना है या फायदा करना है? आप बड़ा दुरुस्त आपने कहा, आप बताएं ना कि अच्छा पिछले साल इतनी थी, अब अच्छी खबर है, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है, तालीमी मैदान में अच्छी खबर है कि अब इतनी यूनिवर्सिटीज टॉप 1000 में आ गई हैं। लेकिन ये माइंडसेट देख के बड़ी परेशानी होती है कि लाइक्स और शेयर्स हमारे लिए मुल्क की रिस्पेक्ट और उससे कई ज्यादा और मजे की। आप ये भी लिख लीजिए, आप यंग हो, अगले 1-2 साल में इंशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटियां 300 क्रॉस करेंगी इंशाल्लाह सर, हमें नंबर में आएंगी। खबर यही छपेगी कि कोई भी यूनिवर्सिटी 250 यूनिवर्सिटी में नहीं आई, बजाय इसके बस क्या करें सर, कुछ ऐसे अभी मैं आपको एक अच्छी खबर बताऊं, ये अभी रिसेंट वाकया है, मैंने 1-2 टीवी इंटरव्यू में पहले भी कहा है। आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन रस्मस प्लस स्कॉलरशिप देती हैं, जो दुनिया जहाँ के मुख्तलिफ मोबिलिटी ग्रांट्स हैं, रिसर्च ग्रांट है और स्कॉलरशिप भी देती हैं, जिसमें दुनिया जहाँ की जो 130 कंट्री जो हैं वो कम्पीट करती हैं पूरे वर्ल्ड से, जिसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, बाकी मुल्क भी हैं। आपको जान के खुशी होगी, लास्ट 4 ईयर कंसेक्टिव पाकिस्तान इज नंबर 1 कंट्री वेयर आवर किड्स आर विनिंग मैक्सिमम स्कॉलरशिप। इस साल भी 141 स्कॉलरशिप हमने विन किया, दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी यूथ। और ये खबर नहीं छापी किसी ने, एक टीवी चैनल है सर मुझसे पूछा कि बात सही है, मैंने कहा सही है, क्योंकि ये खबर सेल नहीं होनी। हमें एक प्राइड लेनी चाहिए कि हमारे मुल्क के, हमारी यंग जनरेशन कितनी स्मार्ट है माशाल्लाह, कितना ब्रिलियंट है कि वो अब इस हालात में भी दुनिया में जाके कम्पीट करके दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, इसमें एक फिगर हमने भी कोट की, $400 मिलियन का तालीमी मंसूबा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा इस पर बताइएगा कि किस किस डोमेन में इन्वेस्ट किया गया? अच्छा, ये बेसिकली बहुत बड़ी नंबर आ रहा है 400 मिलियन। बेसिकली ये लोन प्रोग्राम था गवर्नमेंट पाकिस्तान का। इससे पहले हमने टर्शियरी एजुकेशन प्रोग्राम किया था वर्ल्ड बैंक का और उसको सक्सेसफुल बनाया था। बिल्कुल। तो वर्ल्ड बैंक ने खुद ऑफर किया कि हम आपको नेक्स्ट फेज के लिए भी लोन देते हैं। और वो बड़ा सॉफ्ट लोन है, लॉन्ग टर्म का है। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान को हमें डॉलर की ज़रूरत थी, तो मुझे कहा गया इकनॉमिक अफेयर डिवीजन से, प्लानिंग कमीशन से, फाइनेंस के गो अहेड विद दैट। उस वक्त मैं चेयरमैन ही था यहाँ पे और मैंने वो प्लान किया विजन 2025 के इन लाइन, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस करने के लिए, इकोसिस्टम बेहतर करने के लिए, रिसर्च के लिए बहुत सारे इंडिकेटर थे। इसमें से 312 आई थिंक 318 या 312 मिलियन डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाना था, उसमें HEC को नहीं कुछ मिला। HEC को टारगेट दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से और वर्ल्ड बैंक की नेगोशिएशन के, अगर आप ये पैरामीटर पूरे कर लेंगे तो ये पैसे हम
रेमिटेंस वापस दे, गवर्नमेंट पाकिस्तान के अकाउंट में डालेंगे डॉलर उसके बदले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने कंप्लीट किया और सक्सेसफुली किया। उसमें जो टीए फंड के अंदर हमें जो अमाउंट मिला वो 80 मिलियन के करीब, 81 मिलियन टू बी स्पेसिफिक। उसका जो है उस पे हमने फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने, जब मैं 2022 में आया तो ये प्रोजेक्ट क्लोज होने लगा था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक स्टैंडर्ड हम वो सारे इंडिकेटर में थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्ट्री थे। तो मैंने पहला प्रोजेक्ट भी किया हुआ था, फिर मैं जब वापस आया तो हफ्ते बाद ही मुझे कहा गया ये बंद होने लगा। तो मैंने कहा जी ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दैट क्रिएट बैड नेम फॉर पाकिस्तान, फॉर माई इंस्टीट्यूशन आल्सो। तो आई रिक्वेस्टेड इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन वर्ल्ड बैंक कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें, 2-1 हफ्ते दें, मैं रिव्यू कर लूँ, अगर इसमें कोई जान हुई तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना कैप कर देंगे। व्हाई शुड वी वेस्ट द मनी। सो मैंने अपनी टीम के साथ बैठ के एक्सपर्ट को बुलाया। आई एम नॉट एन IT पर्सन, बट मुझे नज़र आता है, मैं टीचर हूँ, सारी उम्र मैंने यही काम किया कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसको मद्देनज़र रखते हुए जो आजकल बज़ वर्ड हैं, AI है, ब्लॉकचेन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये बड़े बड़े बज़ वर्ड हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो 81 मिलियन डॉलर का जो प्रोग्राम था उसको सक्सेसफुल किया। और वर्ल्ड बैंक की लीडरशिप ने इसको केस स्टडी बना के बताया कि टर्न अराउंड होके पाकिस्तानी लीडरशिप ने और हमारी HEC की टीम ने मिलके उसको एक सक्सेसफुल मॉडल बनाया। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आपके TV चैनल के वसासे से मैं अपनी यूथ को एक कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि अगले 10-15 साल के लिए जो भी टेक्नोलॉजी की बातें आप कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान में बन गई, लग गई। उसमें फिर हमने जो अच्छा काम किया माशाल्लाह, इसमें 2 बिग डेटा सेंटर बना लिए गए, एक लाहौर में UT में, एक NED यूनिवर्सिटी कराची में, ताकि वहाँ जहाँ पे यूथ बैठी है, रिसर्च हो रही है, दे शुड गेट एक्साइटेड कि बजाय मैं इसको HEC के अंदर लगा दूँ, बजाय छुपा के कहीं लगा दूँ, नहीं, ओपन नहीं। और 3 टियर जो उसकी जो है उसके बेस पे स्टेट ऑफ द आर्ट रीजन के अंदर ये बिग डेटा अच्छे डेटा सेंटर पाकिस्तान में बन गए। इसके अलावा हमने बहुत से और इंडिकेटर भी किए, लेकिन एक जो कमाल की बात हुई है इसमें, हमारे साथियों ने उसमें किया है कि हमने इसको अपने लिंक किया, जोड़ दिया अपनी बुनियाद से। मुसलमानों का हाल ये नहीं था जो आज हम देख रहे हैं दुनिया में। मुसलमान 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक माशाल्लाह दैट वाज अ गोल्डन एरा ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, जिसमें आज जिस तरह आप ऑक्सफोर्ड, स्टैमफोर्ड, कैम्ब्रिज, कैलिफोर्निया, येल, इधर यूनिवर्सिटियों का नाम सुनते हैं, लोग प्राइड फील करते हैं। उस वक़्त उंदलस, बगदाद और इजिप्ट और इस तरह के इलाकों में मुसलमानों के तोती बोलता था, और वो उससे हमने हर चीज़ को उससे लिंक कर दिया। हमने उसका नाम भी वही रखा। जैसे मैं अभी मैंने थोड़ी सी, क्योंकि IT का बंदा नहीं हूँ, मैं कुछ नाम लिख के लाया हूँ कि मैं गलत ना बोल रहा हूँ। जी। हमने जो डेटा सेंटर बनाए हैं उनका नाम एस्ट्रॉब रखा है। ये एक मुसलमान साइंटिस्ट थी 10th सेंचुरी में, मरियम के नाम से। और आपको खुशी होगी बेटा कि जितने काम बड़े हुए हैं ना, इसमें मुसलमान औरतों के बड़े हाथ हैं, माशाल्लाह, उन्होंने काम किया। ये 10th सेंचुरी में एक मरियम नाम की साइंटिस्ट थी, उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसको स्पेशलाइज किया, जो आज का GPS सिस्टम है ना, डायरेक्शन देखने के लिए, कि वो मोमेंट देखते थे उसको एस्ट्रोलॉब का नाम रखा, इसलिए उसको मरियम एस्ट्रोलॉबी भी कहते हैं, उसके साथ लिंक करके उसका नाम रखा गया। और ये एस्ट्रोलॉब के बेस पे हमने अपने डेटा सेंटर का नाम एस्ट्रोलॉब पे रखा, मरियम के नाम पे रखा, कि उन्होंने इसका नाम शुरू, ताकि हमारे यूथ एक्साइटेड हो कि हमारे फोर फादर ने दुनिया में काम किया हुआ है। और माशाल्लाह ये लाहौर में लगा दिया गया, और इसकी कैपेसिटी 480 रैक है। जो हमारी कंप्यूटिंग पावर जितनी रिक्वायरमेंट है उसके लिए ठीक ठाक है। इस वक्त 80 रैक लगे हैं, 40 लाहौर में, 40 कराची में। एंड देन इट इज ए बिल्डिंग ब्लॉक मैकेनिज्म स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसमें टियर 3 सर्टिफिकेशन डेटा सेंटर है, जो इस रीजन में शायद हमारे कंट्री में तो पहला होगा इस लेवल पे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एस्टेब्लिश हो चुका है, ऑपरेशनल है। और इसके ऊपर जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ेगी उतना उतना इसके ऊपर आप बिल्ड करते जाएंगे। फिर हमने देखें, क्वालिटी की आपने बात की, हमारी असल में क्योंकि हर बंदा चीज़ें, हमारे यहाँ शौक है कि हम थोड़ा सा कंट्रोल फ्रीक बनना चाहते हैं, ऐसे ही है। और जितना ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी का कमाल है ना, वो विजिबिलिटी लाता है, वो आपको एक्सपोज करता है, गुड और बैड इधर वे में। तो हमने पहले मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर दिए इंडिविजुअल लेवल पे, खुद बनवा के यहाँ से मुख्तलिफ कंपनियों से, फिर ऑफ द शेल्फ भी खरीदे, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा। इस दफ़ा हमने वी वेंट फॉर द बेस्ट
इन द मार्केट। ऑफ द शेल्फ हमने ERP सोल्यूशन लिया जो सैप का है और उसको 25 यूनिवर्सिटियों में एज ए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। और आपको खुशी होगी कि इस दफ़ा के मैक्सिमम एडमिशन उन यूनिवर्सिटियों में टोटल ऑनलाइन हो रहे हैं, फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट। फिर उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज बड़ी आसानी हो जाएगी जी। और अल्टीमेटली गोल ये है कि पूरी यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान की जितनी हैं उन सबको ERP सोल्यूशन पे लाया जाए, सही, ताकि प्लानिंग गवर्नमेंट लेवल पे, हायर एजुकेशन कमीशन के लेवल पे, मिनिस्ट्री लेवल पे एंड इंस्टीट्यूशन लेवल पे इट शुड बी ऑन अ रियल डेटा रादर देन गप्पे लगाने का, इधर से जोड़ा वो ये इसका नाम हमने मकतब रखा। और ये भी एक हमारी अरबिक फिलासफी से रखा है कि अरबिक में मकतब कहते हैं प्राइमरी स्कूल से हो या वो जगह जहाँ से आप सीखते हो, पढ़ते हो। तो इस जो ERP सोल्यूशन डाला इसका नाम मकतब रखा। फिर हमने क्लाउड जो हमने हाइब्रिड सिस्टम लाया है, आजकल टेक्नोलॉजी में क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत बड़ा, आपको फिजिकल सर्वर की ज़रूरत नहीं है, आपको फिजिकल वो चीज़ें नहीं चाहिए, क्लाउड बेस्ड आप टेक्नोलॉजी इस वक्त बहुत मार्केट के अंदर इन है। तो हमने वो भी पाकिस्तान में ले आए और इसका नाम अल-सदीम रखा। अब अल-सदीम का मतलब क्या है? अल-सदीम जो एक जो क्लाउड है, जो जिसे कहते हैं ना कि जिस तरह उसको नेबुला बोलते हैं, नेबुला, जहाँ पे डस्ट और जहाँ पे स्टार बनते हैं टूटते हैं। तो ये आप अगर गैलेक्सी आपने स्पेस में देखें, आसमान पे देखें तो आपको ऐसे क्लाउड टाइप चीज़ें, क्लस्टर सा नज़र आता है जो डस्ट भी होता है और इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन ये वो जगह होती है जहाँ सितारे बनते हैं, जहाँ पे उनकी स्टार्ट तख्लीक होती है। तो हमने ये जो क्लाउड लिया है इसका नाम अल-सदीम रखा है, ताकि अगेन we should link it back to our golden history. So we should think about this thing कि क्या वजह है कि हमारे बड़ों के पास ना AI था, ना उनके पास कोई बजट था, ना रिसोर्सेज थे, ना फैसिलिटीज थी, उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, फिर भी उन्होंने दुनिया में कमाल किया हुआ है। तो तब भी हो और रहा जो था। उन्होंने काम किया हुआ है वो आज भी वेस्टर्न उसी की बेस पे तो आगे बढ़ा सब, ठीक है ना। और ये क्लस्टर होता है डस्ट का, गैसेस का ऑक्यूपाई करते हैं और उसके अंदर से फिर नए सितारे जन्म लेते हैं। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है सर। और इसी तरह जो मैंने आपसे कहा कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, जैसे सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं, हम माशाल्लाह वो भी पाकिस्तान में ले आए, स्टेट ऑफ द आर्ट। और उसका नाम हमने अल-मईसा रखा। अल-मईसा जो है वो ब्राइटेस्ट स्टार जो है, जो इस वक्त स्काइज पे जो दुनिया को नजर आता है, उसको अल-मईसा बोलते हैं। तो हमने भी इसको वो नाम दिया और उसको लिंक किया। और इसकी कैपेसिटी जो हमारे पास है, जो मुझे बताया गया है कि ये पीटा फ्लैप्स, इसकी जो है वो स्पीड है कि पीटा होता है जिस तरह मुख्तलिफ फिगर्स होते हैं, जिसको कहते हैं किलो 10 पावर 3 है, टेरा है 10 पावर 12 है। तो पीटा का पावर जो है 10 पावर 15 है, 15 जीरो लगा दें, अब उसको क्या कहेंगे मुझे इस वक्त नहीं है। तो इतनी स्पीड होगी, उसकी कंप्यूटिंग पावर होगी और उसकी 5 पीटा जो बाइट है उसकी इस वक्त कैपेसिटी है। तो दिस इटसेल्फ इज ए स्टेट ऑफ आर्ट, टोटली AI एनेबल सिस्टम बना है, जिसके बेस पे जो हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में ये फलानी चीज़ नहीं है, हमारे पास फलानी चीज़ नहीं है, तो अब हमारे पास ये कोई बच्चा बच्ची नहीं कहेगा ये नहीं कि है, ये नहीं है। और ये चीज़ें हमने खामोशी से बनाई हैं, क्योंकि हमारे दोस्त भी हैं दूसरे हैं जो हमें काम शायद ज़रा सा काम करते हैं घबरा जाते हैं। हमने खामोशी से अल्हम्दुलिल्लाह बना दिया। मेरा ख्याल है पब्लिकली मैं आपके ज़रिए पहली दफ़ा बता रहा हूँ। इंशाल्लाह 22 को हम इन चीज़ों की इनागोरेशन कर रहे हैं फॉर्मली। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब अपने कैबिनेट के साथ और सारे वाइस चांसलर तशरीफ लाएंगे, और ताकि फिर हम पब्लिकली सब बच्चों के लिए भी और यूनिवर्सिटियों में इसकी पब्लिसिटी करेंगे और ये रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे सबको, एब्सोल्युटली, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, रिसर्चर को, किसी को भी कि आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने LMS, जिसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, और इसका भी नाम हमने लिंक किया अल-फ़ियारी के नाम से। ये भी एक फातिमा नाम की एक मोरक्को में थी बच्ची, औरत थी, जिसने अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस बेच के इस वक्त दुनिया में जो वर्ल्ड ओल्डेस्ट ऑपरेशन यूनिवर्सिटी है, जो यूनेस्को उसको रिकग्नाइज कर रही है, और उसके अलावा गनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी उसका नाम है, अल-ख्वानैन यूनिवर्सिटी है, जो मोरक्को का एक शहर है फैज़ में। और अल्हम्दुलिल्लाह मानर के मैंने उसको विजिट किया हुआ है। तो मैं मोरक्को में कुछ अर्सा रहा हूँ, तो मैंने फैज़ में जाके इस अदारे को देखा है। ये आज भी ऑपरेशन है, एक औरत ने बनाया, मुसलमान तंजानिया की, और था बिजनेसमैन,
वो मोरक्को में शिफ्ट हुआ, किंगडम ऑफ मोरक्को में, और उसकी बेटी ने उसको जो इनहेरिटेंस मिली, उसने बजाय उसको कुछ महलशल बनाती, उसने एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। वो यूनिवर्सिटी आज भी चल रही है माशाअल्लाह। हमने फातिमा के नाम पे फातिमा बिनते मोहम्मद अल फहरी उसका नाम था, हमने अल फहरी का नाम दिया इस LMS को, ताकि जरा हिस्ट्री को भी याद रखें, कनेक्ट करें इसको। तो माशाल्लाह ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसके अलावा जो है एक आजकल टेक्नोलॉजी में ना सिक्योरिटी इज ए वेरी बिग इशू, चैलेंज। अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमने सिस्टम बनाए हैं, ये इकोसिस्टम जो आपने बात की थी, क्रिएट किया है, इसको हमने स्टेट ऑफ द आर्ट टूल के साथ, सॉफ्ट के साथ, जिस तरह वो कहते हैं ना आपका फायरवॉल वगैरह जो बनाते हैं, जी। इसका नाम हमने जदार रखा है। जदार अरबी का वर्ड है जिसका मतलब है वाल। ओके। तो मकसद सारा कहने का है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो इसके अलावा ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी और इस तरह की और सर बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में आपने बताया, और हमने भी यही मुनासिब समझा कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा सवालात हमने करने की कोशिश की है। लेकिन सर ने बहुत ज़बरदस्त विजन को प्रेजेंट भी किया है, और ये सोचना छोड़ दें कि पाकिस्तान में क्या रखा है, हम क्या कर लेंगे यहाँ रह के, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स बताई गई हैं यहाँ पे, उस टाइम पर तो रिसोर्सेज भी नहीं थे, उस टाइम पर तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और कितनी खवातीन की कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। सो उसको भी हमें सराहना चाहिए और अपने माइंड में रखना चाहिए कि अगर हम कुछ करना चाहें तो हम जरूर कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, और बड़ा जबरदस्त काम जो कि HEC अभी कर रहा है। और इसकी मजीद डिटेल्स भी आपको सामने आएंगी इंशाल्लाह। हम उसको पब्लिसाइज भी करेंगे, और उसके हमने छोटी छोटी वीडियो भी बना रहे हैं ताकि हमारी यूथ एक्साइटेड हो। एब्सोल्युटली, और नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि वेयर आर वी हेडिंग टू इंशाल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। मार्का हक यौम आजादी पर PTV के जेरे तमाम मिली नगमों का मुकाबला। 14 अगस्त को 14 लाख रुपए नग जीतने का शानदार मौका। अगर आपके नगमों में मार्का हक का जोश और आजादी की महक है तो अपने बेहतरीन मिली नगमों के वीडियोस 5 अगस्त तक हमें भेजें। मुंतखब मिली नगमे 1 अगस्त से 14 अगस्त तक PTV पर नशर किए जाएंगे। वतन से अपनी मोहब्बत के गीत भेजने के लिए PTV की वेबसाइट ptv.com.pk विजिट करें। सॉन्ग कंपटीशन पर क्लिक करें और फॉर्म पुर करके अपने मिली नगमे का गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक सबमिट करें, या PTV की वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड करके पुर करें और ईमेल के जरिए अपने गाने का लिंक भेज दें। पहले 3 बेहतरीन नगमों का ऐलान 14 अगस्त को किया जाएगा। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए और तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। याद रखें, वीडियो भेजने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक ज़बरदस्त सितारा हमारे इस सेट पर आ चुका है, और जब हम उनसे बात करते हैं, कुछ महीने हो गए गालिबन, कुछ महीने पहले जब यहाँ पे आई थी तो 4 चांद लगा दिए थे माशाल्लाह। इतनी लाइवली की बाहर थी सेट पे, और बात करने को दिल कर रहा होता है और वक्त खत्म हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो हम इंट्रो पे जाते नहीं, ऐसी बात करते हैं जी। अदाकारा है, कमाल काम करती हैं, जो किरदार करती हैं खूब करती हैं, वंडरफुल पर्सनैलिटी,
चार्मिंग, एक्टिव, एनर्जेटिक जवेरिया नैयर ने हमें ज्वाइन की है। शी इज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट एज वेल। उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत प्यारी। वो तो आप हैं। सुबह 5 मिनट का कमाल है ये। हमारे मेकअप 5 मिनट का भाई हमारे मिनट मेकअप में अच्छा कमाल अच्छा में हो से गया ना? कर दिखाया क्योंकि आप हैं ही आप प्यारी। ज्यादा प्यारी हैं। क्योंकि आप हैं ही प्यारी। नहीं, मैंने 20 मिनट लगा दिए। 1 मिनट, दोनों की आर्टिस्ट सेम थी। हाँ, मेकअप आर्टिस्ट हमारी सेम थी, हाँ। लेकिन उनको भाई एक मुहिम जाता पे है रखा था। 5 मिनट है सिर्फ। ये भी यही करती है ना, सुबह आके अक्सर 10 मिनट है। नहीं, वैसे मैं कहूंगी कि हमारे माशाल्लाह यहाँ इस्लामाबाद के रोड्स बड़े कमाल हैं कि बारिश के बावजूद भी हम यूं आए। आप देखें कल कितनी बारिश हुई, कितनी वीडियोस हमने देखी, लेकिन आज देखें आप फौरन पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद के जरिए क्योंकि स्लोप्स हैं तो पानी ड्रेन हो जाता है। चल क्या रहा है आजकल ये तो बताएं, इस्लामाबाद के सिलसिले में ड्रामेबाजी यही चल रही है। रियल जिंदगी में तो नहीं कर रही ना? मुझे तो लगता है कि रियल और कुछ अलग नहीं है, सेम ही चल सब एक जैसा है। सब एक्टिंग कर रहे हैं। सब एक्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई अच्छी एक्टिंग कर रहा है, कोई बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन सब एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, कोई फ्लॉप है, कामयाबी नहीं हो पा रहा। अच्छा, फ्लॉप कैसे है कि इतनी मेहनत तो इतने टैलेंटेड। नहीं, हम तो रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। रियल Oh लाइफ में भी God. कुछ कैरेक्टर फ्लॉप हो जाते हैं। हो जाते हैं। आप सोचें आपके आसपास कोई ऐसा कैरेक्टर जो फ्लॉप हुआ? घर में ही होते हैं फ्लॉप, फिर भी चल रहे होते अच्छा, मुझे लगता है कि एक कैरेक्टर ऐसा जो कि ना शायद यूनिवर्सली फ्लॉप है, वो है हस्बैंड का कैरेक्टर। रियल लाइफ में तरफ फ्लॉप ही होता है, जो मर्जी कर ले फ्लॉप ही क्या होता है। करें? कोई नहीं है, वो सिर्फ एक जगह पे फ्लॉप होता है, उससे बाहर निकलते ही जैसा हिट है ना वो नाम पूछे। अच्छा, मेरा ख्याल है इस तमाम बीवियां भी जैसे यही राय रखती हैं ये मैं सबके दिल की बात कर रही हूँ कि शौहर ठीक नहीं है, वो बेटा भी ठीक है, वो बाप भी ठीक है, वो प्रोफेशनली भी ठीक है, सब ठीक है, शौहर ही ठीक नहीं जब है। शौहर बन जाता है ना वो तो फिर बेटे की तरफ से भी अम्माओं को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बहनों को भी, फिर उसकी वैल्यूज बढ़ जाती हैं। उससे पहले उसको कोई पूछ नहीं रहा होता घर में, जहाँ शादी हुई वही भाई घर का सबसे बड़ा सब करता धरता तो यही बेचारा है। बेचारा डिवाइड हो गया था ना। इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है वैसे, पर्सनल लेवल पे भी देखा जाए, घरों के अंदर भी ऐसे ही है। हर रिश्ता इनसिक्योर फील करता है। प्रोफेशनली भी है, प्रोफेशनली भी होता है भाई, जो जिनसे आप थोड़े से बेहतर है ना, टांग खींचना शुरू करते हैं। वही आपके साथ करना शुरू कर देते हैं, और आपसे जो बेहतर है वहाँ आपकी पहुंच नहीं होती। भाई सच बोल रही है, बहुत ही सच बोल रही है। हमेशा ऐसे करती इतना हैं। सच या तो मेरा काम बंद हो जाएगा या और चल पड़ेगा। आजकल काम क्या चल रहा है? आजकल एक आप तारीफें करते हैं। हाँ, अब अच्छी बातें करते हैं ना, फिर काम लेना है। अच्छा, एक चैनल का तो नाम ले ही नहीं सकते, प्रोडक्शन हाउस है, उन्हीं का चैनल भी है, तो उनके 2 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। 2 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। पता है कैसे हल्की सी लगाती है, ऐसे थप्पड़ लगाती हैं। चलो ये मैं बात नहीं कर सकती, आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं, मतलब टाइम कम है ना, हमें बहुत सारी चीजें भी बातें करनी है, तो उनके 2 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, और दोनों में नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं। नेगेटिव पता नहीं भाई, मेरी शक्ल पे शायद नेगेटिविटी बहुत ज्यादा ऑफर नेगेटिव हो रहा है या खुद? यही लगता है, मुझे लगता है नेगेटिव लोग ना बहुत कम है। नहीं आप इसको क्यों कहना, क्योंकि नेगेटिव में मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ये बात है, हीरोइन से ज्यादा ऊपर आ जाता है वो बंदा के, वो फल्ला ये अच्छा तो बहुत ही फसादी है। अच्छा बनना और अच्छा एक्ट करना तो आसान चीज होती है ना, बुरा बनना और बुरा एक्ट करना इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। बुरा बनना और फिर दिखना वाकई मुश्किल है, और अच्छा तो आप बन जाते हैं। वैसे तो हम लोग अपनी जिंदगी में हैं ही विलन। कौन से हीरो हैं? लेकिन किसी ना किसी की जिंदगी में आप विलन हैं, विलन एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स ओके। हाँ, होना भी चाहिए ना, कहीं तो आप कुछ आग लगा के रखें, कहीं तो आपको लोग आप डिस्कस हो, आपकी बुराइयां धुलती जाएं। वैसे ही किरदार इतने खराब है दुनिया में, हम दिल दुखाते रहते हैं एक दूसरे का, कुछ भी कह देते हैं, तो कोई गुनाह धोने वाले हमने कुछ लोग रखे हुए हैं जो धोते रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं। कभी पता चलता है वैसे जवेरे कभी अच्छा प्रोफेशनल लाइफ में कि अच्छा वो मेरी बुराई कर रहा है बैठ के? करे भी तो कुछ नहीं कर सकते आप, जो कर रहे होते हैं ना वो बहुत ऊपर की फ्लाइट है। आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। नहीं कर सकते, हम कहते हैं चलो कर लो। वो डायरेक्टर फेवरेट्स होते हैं ना। ओहो, ना पूछे, अगर अभी खुदा ना खास्ता उन्होंने सुन लिया, उफ, बहुत सच्चाइयां बोल देती हूँ मैं, पता नहीं क्या होगा मेरा हाल। अरे भाई, डायरेक्टर साहब और मेरा, मतलब मैं ना वो थी डब्बू, नई आई हुई बहू नहीं होती, सेट पे मेरा ये हाल था जी, और डायरेक्टर साहब यूं ऊपर से थे, वो कुछ बहुत खतरनाक वाले डायरेक्टर नहीं, लेकिन वो बहुत ऊपर से आ रहे थे।
पर मैंने एक ही जगह रिक्वेस्ट दी थी, मैंने कहा अल्लाह मियाँ प्लीज़ कुछ आप कर दें, ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इस माहौल में काम करना कि आप एक तो इतनी बड़ी बड़ी 3-3 पेज के हमारी वो स्क्रिप्ट माशाल्लाह राइटर ने जो लिखा है तो 8-8 लाइनें लिख दी पप्पो की, उनको रटना और फिर बोलना वो एक थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। बैक टू बैक ये ले आपके कपड़े, ये ले सीन, ये ले कपड़े, ये ले सीन, बस यही चल रहा था हमें उसमें हम याद क्या करेंगे। आपको इंतजार नहीं करना पड़ रहा होता, सुने, तो पूरा सुने, दिन कुछ एक-एक बंदा लाइन के सांस लिए। ले लेता है, सांस कुछ डकार याद ले ही लेता कर है, ले, कुछ कर लेता है, खा कुछ लेता है, नहीं। कोई पानी पी लेता है। हाँ, और रमजानों में हुआ था ये मेरे साथ, सोचें आप रात को फिर हम थोड़ा देर से भी घर जा रहे हैं, मतलब 11 बजे तक तकरीबन, और फिर सहरी में उठो, फिर सुबह की वो रूटीन, फिर सोना नसीब नहीं, अजीब ज़ॉम्बी बन गई थी मैं उन दिनों तो। और भी यानी फुप्पो बनना मुश्किल था मुश्किल, लेकिन उसके बाद जो चेंजेस आई हैं लाइफ में, उस अल्लाह मियां ने बड़े सुन ली, पहचान भी दी है, सुन ली अल्लाह मियां ने, वो डायरेक्टर ही चेंज हो गया। तो जवेरे से पंगा नहीं लेना, जवेरिया अल्लाह में दुआ करती है, बंदा बदल जाता है। कौन थे डायरेक्टर? क्यों बताएं हम? कौन थे? एक मिनट, होश में हूं मैं। अब कौन है? आप कौन थे? चेंज होके कौन थे? भाई नहीं बता रहे ना, अगर हम चैनल का नाम नहीं बता सकते तो हम डायरेक्टर का भी नहीं हम बताएंगे। डायरेक्टर का बता सकते हैं, हम चैनल का नहीं बता सकते। नहीं हम नहीं बता, नहीं नहीं डर गई मैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं अच्छे डायरेक्टर कौन नहीं थे? अच्छा डायरेक्टर है हमारा, इजाज कुरैशी नाम है उसका। तो इजाज से पहले कौन थे गूगल कर लें। नहीं चले, हाँ। ये टास्क नहीं वो अंदर की बातें बाहर नहीं निकलती। वैसे इजाज साहब से पहले कौन थे? वो पता नहीं कौन थे। Who is your favorite director to work with? मेरे फेवरेट डायरेक्टर जो आपको सुकून दे, ज़हनी सुकून दे, रिलैक्स होके काम करें। और वो वाले होते हैं ना वो जो डब्बा डब्बा खेलते हैं, मास्टर ले लिया, एंड मास्टर ले लिया, मिड मास्टर ले लिया, फिर सोलो पे खेला, वो सबसे अच्छे होते हैं। आप इतने रिलैक्स होके, आपके एक्सप्रेशंस कहीं नहीं जाते, आपका कोई इधर उधर दिमाग नहीं जाता, आप बड़े फोकस होके तरीके से काम कर लेते हैं। हाँ, आपका अपने जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपके कंट्रोल में होना बड़ा ज़रूरी होता है। अब कुछ वहाँ इतने माठे होते हैं, आप यकीन करें, मैं कहती हूँ जब नहीं आता ना, ये ऐसे जैसे गवर्नमेंट इदारों में बाज ऐसे लोग आ जाते हैं जो बेचारे 40 नंबर लेके आए होते हैं, उनको सिफारिशों के जरिए बिठाया जाता है, वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते। एक बात कह रही हूँ, ये चले प्राइवेट में भी होता है कि जी वो प्राइवेट में फिर भी वो है, लेकिन गवर्नमेंट में तो हमारे चलता है ना फिर भी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नहीं प्राइवेट में भी होता है, सही है। डायरेक्टर का नाम नहीं बता रहे, नहीं गोलियां उसी बता रही तरह सुने, उसी तरह से जो है ना कुछ अदाकार भी बेचारे ऐसे आए होते हैं 40 जो नंबर हमारे वाले, 40 नंबर वाले, 40 नंबर वाले, उनको जबरदस्ती वो उनसे काम ले रहे होते हैं, हालांकि वो उनके फेफड़ों से खून आ जाता है डायरेक्टर के। क्यों काम लेते हैं उनसे? जस्ट बिकॉज उनकी फॉलोइंग ज्यादा है, जस्ट बिकॉज के मशहूर हो गए हैं, ओफ इस इंस्टाग्राम ने जो तबाही मचाई है ना और टिकटॉक ने, आप सोचें वो कॉपी कैट्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं वो कॉपी कैट्स हैं। वो क्या करते हैं, जो यही वाले आर्टिस्ट हैं या और जो लोग हैं जो मेहनत करके एक नाम मकाम बनाए, उनको कॉपी मारते हैं। जब वो रियल लाइफ में आते हैं तो उनको तो एक्सप्रेशंस छापने की आदत होती है, फिर वो पेले में पेप्सी वेप्सी ये वो चीजें निकल आती हैं, फिर वो आके वहां उनको कराची ठीक कराना मुश्किल हो जाता है, कराची नहीं निकलता मुंह से, कराची बिरयानी, क्या करें। अब बहुत हिट हो गया पंजाब वैसे इसमें, लेकिन पंजाब नहीं, कराची वो हमारे वहां पे जो है, यस वो भी एक साइड, ठीक है ना, अपने बना लेके जाओ प्लीज। लेकिन दैट्स द ब्यूटी, मैं इस पे ये बात कर रहा हूं, दैट्स द ब्यूटी ना। देखिए अरे भाई ब्यूटी की जगह पे दिखाओ ना, गलत जगह क्यों दिखा रहे हो। मुश्किल हो जाता है फिर दूसरों के लिए। हाँ, मुश्किल तो हो जाता है, जिनको काम आता है, जिन्होंने सीखा है, जो मेहनत से जगह बना रहे हैं, वो कहते हैं ये 1 मिलियन फेवरेटिज्म हो रहा है। हाँ, 1 मिलियन हाँ, व्यूज लेके आ गए हैं। होता है ऐसे ही, और फिर रिपीट पे भी नहीं ले सकते ज्यादा लोगों को। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे हैं, और मतलब वो मैं आपको कहूँगी जूनियर्स में जो बात के लोग हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, पर वो कहीं गुम हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है, कम ही दिखते हैं। आर्टिस्ट डिस्टर्ब होता है इस सारी सिचुएशन में, इस सिनेरियो में। ये हमने सवाल इसलिए भी रखा, हमने रिसेंटली बहुत से आर्टिस्ट को बहुत डिस्टर्ब्ड होते देखा भी है, और अभी तो कुछ लोगों ने बात भी की है, जिसमें बहुत सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, वो ये कहते भी हैं कि वो रिकग्निशन भी नहीं, हालांकि उनका बड़ा नाम है, वो पैसे भी नहीं मिलते, पीछे पड़ना पड़ता है। अरे पेमेंट्स मिलती ही इतनी एक इंस्टॉलमेंट्स में मिल रही होती हैं, और वो भी बड़े टाइम के बाद। तो मुझे लगता है बड़ों के साथ हो जाता होगा, अल्लाह का शुक्र, मेरी तो कभी भी नहीं रुकी पेमेंट कोई, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये डिपेंड करता है, अल्लाह में कोई पता होता है कि आपके ना इधर भी खांचे हैं, उधर भी हैं, इधर भी हैं, तो चलो एक जगह से रुक गई तो 4 जगह से मिल रही होती है।
अब अल्लाह में जो पता होता है कि एक बंदे को 2 जगह से एक जगह से है तो वो नहीं रुकते। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल में इतने बुरे लोग भी नहीं है। ओके। आप तमीज से बात करें, जब आप जाके बदमाशी दिखाएंगे तो वो तो बैठे ऊंची जगहों पे, अच्छा। फिर वो आपको बताएंगे। तो इसका मतलब है कि देयर इज अ वे कि कैसे हमें पैसा निकलवाना है। प्यार मोहब्बत से बात कर लेना। लड़के तो देखें कोई काम होता ही But नहीं, don't ऐसा you फिल्मों में think होता है। एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि Commitment आपने की है काम ना? किया, आपकी कमिटमेंट है, नो मैटर व्हाट, प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए आप पेमेंट कर दें आर्टिस्ट के काम की। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें पर्सनल इस बात में हमारा पीटीवी भी बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े से अगर लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन देते हैं, खाते नहीं है पैसे। ये अच्छी बात है। और इसमें कोई बटरिंग नहीं है, सच्ची बात है। तो मैंने पीटीवी के किए हैं कुछ काम, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि नाम नहीं ले सकते हम प्रोडक्शन हाउसेस के, वो बहुत अच्छे पे मास्टर हैं। मतलब वो लोग नहीं, कुछ ऐसा है वहाँ पे खुद कॉल आ जाती है या मैसेज आ जाता है कि आप आ जाएं, फ्राइडे आके पेमेंट ले लें, समझ गए होंगे। जुम्मे के जुम्मे रखा हुआ है। जुम्मे को मतलब बहुत अच्छी है। जुम्मे को अल्लाह का शुक्र, जुम्मे के जुम्मे 3 बजे से 6 बजे तक ये टाइम है। ओके। बस इसमें और से गहमा गहमी हुई भी होती है, बहुत सारे लोग कतार में लगे देखे मैंने।